हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि फ्रेंड आज हम बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस न्याय सक्रियता के बारे में पढ़ेंगे। ये सेकंड ईयर में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार आता ही है। चाहे आप डीयू ले लो, इग्नू ले लो, सोल के कॉलेजेस में कई बार रिपीट हुए हैं। और ये जो वीडियो का जो पार्ट होगा ये हमारा 5वां पार्ट होगा। आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। न्यायपालिका की शक्तियों के बारे में, जिसको न्याय सक्रियता के नाम से जाना जाता है, यानी न्यायपालिका को हम क्या कहते हैं? न्याय सक्रियता कहते हैं। तंत्र के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र है तो वो बहुत सारे कार्य कर सकती है। भारत की न्याय व्यवस्था की शुरुआत अंग्रेजी शासन काल के दौरान हुई थी। हालांकि स्वतंत्रता के बाद एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की शुरुआत की गई थी, लेकिन आज भी हमारी न्याय व्यवस्था का जो स्वरूप है औपनिवेशिक बना हुआ है। अंग्रेजी का प्रभाव देखा जा सकता है। न्यायालयों के अंदर न्याय प्रक्रिया बहुत ही महंगी हो गई है और आज भी सस्ता और शीघ्र न्याय उपलब्ध नहीं है। जल्दी न्याय हमें नहीं मिलता, सदियों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं न्याय मिलने में। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि न्यायालय द्वारा मूलभूत सुविधाएं। सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी समस्याओं की तरफ ध्यान दिया और माना कि न्याय व्यवस्था को आम जनता की जीवन सुधारने के लिए कुछ मूलभूत कदम उठाने चाहिए। इस तरीके से हमारी न्याय की व्यवस्था का जो स्वरूप है वो बदलते जा रहा था। न्यायपालिका रचनात्मक हो गई है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी शक्तियों को बढ़ाया है। कुछ ठोस कदम भी उठाए हैं। सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जैसे कि हम बात करें, जनहित याचिकाओं को मान्यता दिया जाना चाहिए। और जनहित याचिका का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे या ऐसे समूह की तरफ से अर्जी दे सकता है या मुकदमा लड़ सकता है जिसको कानूनी अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय में लिखित शिकायत करने पर न्यायालय संज्ञान हो सकता है। अब हम बात करते हैं प्यारे मित्रों कि न्याय सक्रियता का आरंभ क्यों हुआ। भारत में न्याय सक्रियता की शुरुआत बिहार के भागलपुर जेल से हुई थी। बिहार के भागलपुर जेल के पुलिस आयोग के एक सदस्य के संधि में सर्वोच्च न्यायालय को एक लेख लिखा गया था, जिसमें बताया गया था कि बिहार की जेल में बहुत सारे विचारहीन, बिना कार्रवाई के जेल में पड़े हुए कुछ लोग हैं। इनके पास ना तो जमानत देने वाला कोई था, ना ही कोई वकील था। तो इस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि अगर किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने में 18 महीने से ज्यादा समय लग जाता है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। इस तरीके से भारत के अंदर जनहित याचिका की शुरुआत हुई थी। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 21 क्या कहता है। अनुच्छेद 21 के अंदर क्या कहा गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति से ना तो उसका जीवन छीना जा सकता है, ना ही उसकी स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। आमतौर पर यह माना जाता है कि सरकार कानून बनाकर किसी इंसान की जिंदगी छीन सकती है या किसी की स्वतंत्रता भी छीन सकती है। मेनका गांधी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सरकार द्वारा बनाया गया कानून विवेकपूर्ण, न्याय संगत होना चाहिए। अब न्यायालय इस बात पर भी जांच करता है कि सरकार द्वारा बनाए गए कानून विवेक संगत होने चाहिए, न्यायपूर्ण है या नहीं। अगर न्यायपालिका को पता है कि कानून न्याय पूरक नहीं है तो उस कानून को अवैध घोषित कर देना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का काम यह है कि नागरिकों की प्रतिष्ठा को बनाए रखना, उनके मूल अधिकारों की रक्षा करना और लोगों को न्याय प्रदान करना। इसलिए न्यायालय ने असमर्थ, पिछड़े हुए लोगों को ज्यादा ध्यान दिया है। जैसे कि एक बार चांदनी चौक के अंदर पुलिस ने एक फेरी लगाने वाले व्यक्ति को पकड़कर जेल में अंदर डाल दिया था। न्यायालय के सामने जब उस व्यक्ति को पेश किया गया तो पुलिस ने यह दलील दी कि यह इंसान
सामान बेचकर अपना रेहड़ी लगाकर रास्ते को जाम कर रहा था और वह जाम रोज कर रहा था, जिससे बहुत सारे लोगों को, आने वाले जाने वाले लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती रही। अब न्यायालय ने उस व्यक्ति से पूछा कि व्यक्ति ने जवाब दिया कि साहब, मैं तो एक गरीब इंसान हूँ, मेरे पास कोई रोजगार नहीं, इसलिए मैं ये सामान बेचकर अपना घर चलाता हूँ। फिर न्यायालय ने पुलिस को फटकार लगाई और कहा कि इस तरह के लोगों को गिरफ्तार करके न्यायालय में नहीं लाया जा सकता, उसका समय बर्बाद ना किया जाए। यानी फेरी लगाने वाला व्यक्ति क्या है, उसको मौलिक अधिकार है। न्यायपालिका क्या करेगा, उस व्यक्ति की मूल अधिकारों की रक्षा करेगा, इसलिए उस व्यक्ति को छोड़ना पड़ा। वह फुटपाथ लगा लेना या पटरी पर स्थायी रूप से कब्जा कर लेना इसमें शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि न्यायपालिका कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखती है। न्यायपालिका कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखती है। अगर नियंत्रण नहीं रखती ना, तो कार्यपालिका क्या करेगी, न्यायपालिका को अपने कब्जे में ले लेगी। तो कहीं ना कहीं कार्यपालिका और न्यायपालिका को दोनों को 50-50 बांटा गया है, यानी 50% काम न्यायपालिका करेगी, 50% काम कार्यपालिका करेगी। कार्यपालिका अपनी स्वयं विवेक का इस्तेमाल करके निर्देशित सिद्धांतों के अनुसार कार्य करती है। विमल रेड्डी विवाद के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने यह बताया था कि कार्यपालिका को अपनी शक्ति का इस्तेमाल निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार करना चाहिए। न्यायालय कानूनों की व्याख्या करता। सर्वोच्च न्यायालय की मान्यता यह है कि न्यायालय का काम कानून बनाना नहीं है, लेकिन न्यायालय का काम कानून की व्याख्या परिस्थितियों के अनुसार करना है और परिस्थितियों को अनुकूल समझना है। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं इस तरीके से न्यायालय एक तरह की विधि का शासन स्थापित करती है और दूसरी तरफ लोगों को न्याय प्रदान करता है। और न्याय सक्रियता बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और भारत में भ्रष्टाचार, निजी स्वार्थ की राजनीति की वजह से लोगों का भरोसा लोकतंत्र से खत्म होते जा रहा है। न्यायपालिका द्वारा विधि के शासन की स्थापना। न्यायपालिका ने लोगों का भरोसा लोकतंत्र पर दोबारा लाने के लिए विधि का शासन स्थापित करने के लिए अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाया है। ऐसे 4 परिस्थितियां होती हैं जब न्यायालय अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर विधायिका कार्यपालिका के कार्य में दखल देती है। पहली परिस्थिति, अब सरकार अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करती तो नागरिक अपने हितों की रक्षा के लिए न्यायालय के अंदर याचिका देने लगे। इसे जनहित याचिका को बढ़ावा मिलता है। जनहित याचिका को बढ़ावा मिलता है। सरकार किसी काम को ठीक तरीके से नहीं करती, वह काम सरकार की जिम्मेदारी है, तो फिर न्यायालय उस काम को करता है और सरकार से वह काम करवाता भी है। दूसरा, जब सरकार इतनी कमजोर हो जाए और किसी वर्ग के नाराज होने के डर से कोई फैसला ना ले सके, तो भारत के अंदर लोकतंत्र है और जनता की परवाह करती है, तो सरकार को वोटों से मतलब है, तो कभी जनता के लिए नाराज होने के चक्कर में सरकार फैसला नहीं ले सकती है, क्योंकि जनता नाराज हो जाएगी और सरकार की कुर्सी के लिए क्या खतरा पैदा हो जाएगा। वही काम न्यायालय को करना पड़ता है। जब सरकार खुद सक्षम होते हुए भी न्यायालय के माध्यम का दुरुपयोग करना चाहे, सरकार वह काम कर सकती है, लेकिन सरकार जानबूझकर उस काम को नहीं कर सकती। सरकार पहले सोचती है कि अगर हम यह काम करेंगे तो बदनाम हो जाएंगे, इसलिए सरकार न्यायालय से इस काम को करवाती है। कहने का मतलब यह है कि काम सरकार का होता है और नाम किसका आता है, न्यायालय का नाम आता है, यानी सरकार न्यायालय के कंधे पे बंदूक रखकर चलाती है। इस तरीके से न्याय सक्रियता को और ज्यादा बढ़ावा मिलता है। चौथा हम बात कर लेते फ्रेंड्स, यहाँ पे न्यायालय खुद अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहता है। जब न्यायालय अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर विधायिका कार्यपालिका के कार्य में दखल देता है, तो भारत में इस तरीके से 4 परिस्थितियां हैं जब न्याय सक्रियता को और ज्यादा बढ़ावा मिलता है। न्याय सक्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है और न्याय सक्रियता के आधार पर न्यायालय के अंदर बहुत सारी जनहित याचिकाएं भी डाली जाती है, जिसके आधार पर न्यायालय ने बहुत सारे अभूतपूर्व फैसले लिए हैं और बहुत पुराने मुकदमे को तेजी से निपटाया है। जैसे कि हम हवाला कांड के बारे में जान सकते हैं।
1993 में हवाला कांड को लेकर न्यायालय में शिकायत की गई थी कि सीबीआई इस घोटाले की बहुत धीमी गति से जांच कर रही है। तब सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई के निदेशक को न्यायालय बुलाया और निजी तौर पर जवाबदेह बनाया और जांच के बारे में समय समय पर सूचित करने के लिए कहा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टॉपिक जो कि हमने अभी इसे पढ़ा और अच्छे से समझा। तो फ्रेंड्स, आप अपने नोटबुक में इसे तैयार कीजिए ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से लिख सकें। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।